हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम पिछले वीडियो के अंदर स्टार्ट कर चुके हैं हमारा 11th क्लास फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड। अब जिसके अंदर बहुत सारी बातों को हमने डिस्कशन किया था। सबसे पहले कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है आपका, फिर फिजिक्स के अंदर स्कोप क्या है, स्कोप एंड एक्साइटमेंट, फिर टेक्नोलॉजी से फिजिक्स है वो किस तरह से कनेक्ट करता है, जिसमें हमने समझा था कि भाई अगर कोई नई टेक्नोलॉजी अगर मार्केट में आती है तो उसके पहले उसके पीछे का फिजिक्स समझना जरूरी है, जिसमें सिलिकॉन चिप्स वगैरह को हमने डिस्कशन किया था। तो बहुत सारी बातें हम पिछले वीडियो के अंदर यानी लगभग हाफ चैप्टर को हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। और ये भी मैंने आपको बता दिया था कि अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, बेसिकली फिजिक्स पढ़ने की स्टार्टिंग हमारी अभी तक नहीं हुई है। भाई जो आपका पहला चैप्टर है इसमें आपको फिजिक्स पढ़ना थोड़ी है, इसमें आपको ये समझना है कि आप अब आगे चल के 11th क्लास में 12th क्लास में फिजिक्स के कौन कौन से कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं। तो हम बस इस चैप्टर में टॉपिक्स के नेम देख रहे हैं, टॉपिक्स के नेम है आपके, कुछ चैप्टर्स के नेम है, ये सारी कुछ सिंपल सी बातें हैं। तो अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अब आज के वीडियो के अंदर जो कुछ आपके कंसेप्ट बचे थे जिनको हम पिछले वीडियो में डिस्कशन नहीं कर पाए थे उनकी बात करेंगे। तो अब आपका कंसेप्ट आता है फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। अब ये क्या है सर, फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर? कुछ नहीं है, आप अभी तक बहुत सारे फोर्सेज के बारे में पढ़ के आए हो। जैसे कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है इस यूनिवर्स में, वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा, जिसमें आपने ये पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नेगेटिव मतलब सेम चार्ज रिपेल करते हैं, डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप ये अभी पढ़ के आए हैं। आपको ये पता है न्यूक्लियस स्टेबल होता है। न्यूक्लियस इट मीन्स व्हाट इज द न्यूक्लियस? एक एटम होता है, उस एटम के अंदर जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो आपका उसमें प्रेजेंट है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो न्यूक्लियस के अराउंड कुछ सेल हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एटम है वो किस तरह से स्टेबल है, तो जिसमें न्यूक्लियर चार्ज वगैरह आपने पढ़ लिया है। मतलब ऐसी बहुत सारी फोर्सेज हैं जो आप अभी तक पढ़ के आए हैं। पर मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि आप जितने भी फोर्सेज आगे पढ़ोगे और जितने भी फोर्स आज तक आप पढ़ के आए हो, उन सभी फोर्सेज का जो बेस है वो चार फंडामेंटल का मीन्स यही होता है आपका, ये बेस है। इनके अलावा इस दुनिया में कोई फोर्स नहीं होगा। जितने भी फोर्स आप पढ़ोगे वो सारे इन चार फोर्सेज से रिलेट करेंगे। अब ये चार फोर्सेज कौन से हैं? सबसे पहला है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। लिख देता हूं यहां, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब दूसरा फोर्स क्या है? पहला आपका क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। फिर उसके बाद आप कह सकते हैं यहां आ जाएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या आ जाएगा? वीक न्यूक्लियर फोर्स। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और फिर जो लास्ट आपका फोर्स बचा है फोर्थ, वो आपका आ जाता है कौन सा? देखिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये चार आपके फोर्सेज हैं। देखिए सबसे पहला देखिए क्या आ गया यहां, ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहला ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा यहां पे आ गया आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये सेकंड हो गया। उसके बाद देखिए थर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये हो गया आपका थर्ड फोर्स। और फिर हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये हो गया आपका फोर्थ फोर्स। ये चार फंडामेंटल फोर्स है नेचर के अंदर। इनके अलावा कोई भी फोर्स नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि जितने सारे फोर्स या तो अभी तक आप पढ़ चुके हैं या फिर इन फ्यूचर आप जाकर के पढ़ेंगे, वो इन चारों के अंदर से ही होंगे। देखो फिजिक्स से बच्चे डरते हैं, ऐसा लगता है कि फिजिक्स पता नहीं क्या यार, एक खव्वा सा बना दिया जाता है, पता नहीं फिजिक्स है वो अपने आप में क्या ही सब्जेक्ट होगा। कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे हम सारी चीजों को कवर करते चलेंगे। आज के वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो सेकंड चैप्टर उसको स्टार्ट कर देंगे, वो पढ़ेंगे। तब भी आपको ऐसा लगेगा कि यार ये फिजिक्स तो कुछ नहीं है सर, हलवा है बिल्कुल। तो बस वही चीज है कि देखो सबसे पहले आपका आ गया, देखो कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एक बात बताओ, क्या आपने ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं पढ़ा है? आपने पढ़ रखा है भाई। आपके पास देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी एक मास है m1,
फिर यहाँ पे देखिए ये दूसरा कोई एक मास है m2। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर मैं मान लूं r, तो ये जो फोर्स है वो क्या हो जाता है, आप पढ़ चुके हैं, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये आपका क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे वही तो बात है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था आपने कि एक ऑब्जेक्ट कहीं है, दूसरा ऑब्जेक्ट कहीं है, और उन दोनों के बीच फोर्स लगता है। इस यूनिवर्स में कहीं भी कोई दो ऑब्जेक्ट है, ठीक, आप अपने घर पे बैठे हो, आपका कोई फ्रेंड है, आपकी कोई फ्रेंड है, वो कहीं दूर बैठी है, और आप दोनों के बीच फोर्स लगने लग रहा है। मतलब मैं यहाँ पे हूं और आप अपने घर पे हो, हम दोनों के बीच भी फोर्स लगने लग रहा है। ये जो कैमरा मेरे सामने है, इसके और मेरे बीच भी फोर्स लग रहा है। ये मार्कर और ये बोर्ड, इन दोनों के बीच भी फोर्स लग रहा है। इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जो जहां भी है, अपनी पोजीशन पे रहते हुए एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। यही तो था आपका यूनिवर्सल जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें पहला आपका फोर्स आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये आपका सबसे वीक फोर्स होता है। अगर वीकेस्ट फोर्स की बात होती है, मतलब इस नेचर में जो सबसे वीक फोर्स अगर कोई है ना, मतलब सबसे कमजोर फोर्स, ये जो मैंने लिखे हुए ना, ये इसी तरह से आप इनको समझिए कि ये सबसे वीक है, फिर ये इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, फिर ये इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, और फिर ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कोई फोर्स है तो फिर ये आएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। पर धीरे धीरे बात कर रहे हैं, देखो सबसे पहले ग्रेविटेशनल है और सबसे ज्यादा वीकेस्ट फोर्स है। मतलब अगर ये स्ट्रॉन्ग होता, सोचो अगर ये फोर्स स्ट्रॉन्ग होता तो क्या होता। मून है, मून, और मून अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है। कौन से फोर्स से कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स से कर रहा है। अगर ये फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होता तो क्या होता, मतलब ये जो मास है, ये मून है, और मान लो ये अर्थ है, तो ये मून को क्या कर लेती है, अर्थ अपनी तरफ खींच लेती है। यहाँ पे मून आकर के अर्थ से टकरा जाता अगर ये स्ट्रॉन्ग होता। लेकिन ये बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा वीकेस्ट फोर्स की कैटेगरी में आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस फोर्स को कोई भी किसी भी तरह के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, मून कहाँ है, सन कहाँ है, अर्थ कहाँ है, कोई बाकी सारे प्लैनेट्स कहाँ है, फिर भी एक दूसरे पे फोर्स लग रहा है, उनके बीच कोई मीडियम नहीं है। तो मीडियम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, होगा तो भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाएगा, और मीडियम नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं इस फोर्स को कोई मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं है, नो मीडियम रिक्वायर्ड। अब ये जो फोर्स है ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जब भी आप देखोगे कभी भी रिपल्सिव नहीं देखोगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप घर पे बैठे हो और आपकी फ्रेंड किसी दूसरे घर पे बैठी है जो उसका अपना घर है, तो आपने उसको रिपेल कर दिया। हमेशा आप उसको अट्रैक्ट ही करोगे। मतलब कि जो अर्थ है अर्थ के ऊपर देख लेते हैं, अर्थ है और मून है, मून को अर्थ हमेशा अट्रैक्ट करेगी। ऐसे नहीं कि मून को बाहर की तरफ फेंक दिया, ये रिपल्सिव कभी नहीं होगा। ये फोर्स हमेशा आपका अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और ये फोर्स डिपेंड किन पे करेगा, मासेज पे डिपेंड करेगा और उनके बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड। ये तो आप देख ही सकते हो ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो m1 इंटू m2, ये तो मास हो गया, और फिर अपॉन में r, मतलब r क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो मासेज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो इसके बीच की डिस्टेंस है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स कम होता जाएगा। आप यहां हो, आपका फ्रेंड कहीं है, जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी दोनों के बीच में फोर्स कम होता जाएगा। तो ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। फिर यहां पे चलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स पे। ये फोर्स आपको ज्यादातर देखने को नहीं मिलेगा, ये बहुत ही ज्यादा रेयर है। क्या है, बहुत ही ज्यादा रेयरेस्ट आप कह सकते हैं इसको। ये रेयरेस्ट फोर्स है, मतलब ये आपका नॉर्मली आपको नॉर्मल कंडीशंस में देखने को नहीं मिलेगा कि भाई ये तो बहुत मिलेगा। अभी मैंने मार्कर को फेंका, वापस नीचे गिर जाएगा, मेरे को देखने को मिल गया ग्रेविटेशनल फोर्स। पर ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है ना, ये रेयर इसीलिए इसको बोला जा रहा है क्योंकि एक दो जगह ही ऐसी हैं जिनमें इसको आप देख सकते हो। और कहां देखने को मिलता है, तो बीटा डीके इन ए न्यूक्लियस। अब ये बीटा डीके क्या है, अभी तो 11th हमने स्टार्ट किया है, अभी बहुत कुछ पढ़ना है, तो चिंता मत करो। न्यूक्लियस का डीके जब होता है, आपका बीटा डीके जब होता है, तो वहां पे ये फोर्स है वो देखने को मिलता है। वहां पे आपका एक पार्टिकल होता है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो जो पार्टिकल है ना, उसके ऊपर कोई आपका चार्ज नहीं होता, कोई उसका मास नहीं होता। ये कैसा पार्टिकल है सर, ये ऐसा ही पार्टिकल है, मतलब जिसका ना तो कोई मास है जिसके ऊपर, भाई जैसे ये एक ढक्कन है जिसका कुछ ना कुछ मास तो होगा ना, मतलब इसको रखोगे तोलने के लिए कुछ तो आएगा इसका मास, और ना ही उसके ऊपर कोई चार्ज है। तो न्यूट्रिनो की जगह पे ऐसी, इसीलिए तो मैंने बोला कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये क्या है, रेयर है। हाँ, ये जो फोर्स है इससे ग्रेविटेशन फोर्स से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये तो वीक, आपका बहुत वीक है। ये फोर्स है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, पर ये रेयर है, हर जगह पे आपको देखने को नहीं मिलता है। इसकी रेंज है वो 10 की पावर -14 मीटर से लेकर के 10 की पावर -16 मीटर तक।
इतनी डिस्टेंस तक ये काम कर रहा है। देखो 10 की पावर -14 से 10 की पावर -16 मीटर तक इसकी रेंज होती है। मैंने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स से तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से वीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से भी आपका वीक है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये रेयर फोर्स है, और इसके बारे में ज्यादा अभी आपको देखना भी नहीं है, क्योंकि जब आप बीटा डीके को डिटेल में पढ़ोगे आगे तब आप समझोगे इस बारे में। फिर हम चलते हैं तीसरे फोर्स पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब यहाँ पे देखो दो चीज आ रही है, एक तो इलेक्ट्रो, एक तो यहाँ पे क्या आ गया इलेक्ट्रो, और दूसरा यहाँ पे नेम आ रहा है मैग्नेट। तो ये चार्ज पार्टिकल्स के बीच फोर्स लगता है। एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, और एक पॉजिटिव और एक दूसरा नेगेटिव है। मतलब सिंपली सेम चार्जेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस रिपेल कर रहे हैं। लेकिन डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमेशा अट्रैक्शन डिफरेंट के बीच होता है, सेम सेम के बीच क्या अट्रैक्शन। आप भी एक बॉय हो, आपका फ्रेंड भी एक बॉय है, तो आपके बीच क्या अट्रैक्शन। जो डिफरेंट चार्जेस है, ठीक है ना, उनके बीच अट्रैक्शन होता है। तो यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है, ये फोर्स भी आपका लॉन्ग रेंज पे काम करता है। जैसे देखो ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने देखा था एक मास है और ये दूसरा मास है, कहीं भी है। वैसे यहां पे क्या होगा, देखो ये कोई एक चार्ज पार्टिकल है Q1 और ये कोई एक चार्ज पार्टिकल है Q2, और ये दोनों के बीच डिस्टेंस है वो R है। तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा ना, वो क्या होगा, देखो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये F, ये हो गया आपका फोर्स, ठीक है ना, ये आपका फोर्स हो गया। तो सिंपली यहाँ पे सेम सी चीज लग रही होगी आपको देख के, बस यहाँ पे G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और यहाँ पे देखो क्या आ गया है, ये कूलम्ब्स लॉ है। ये कौन सा लॉ है, कूलम्ब्स लॉ है, और ये आप कब पढ़ोगे, 12th क्लास के अंदर पढ़ोगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज पे काम करता है। इसको भी कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे इसमें कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं थी ना ग्रेविटेशनल वाले में, इसको भी कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, कहाँ मीडियम चाहिए, अट्रैक्शन तो होगा। तो यहाँ पे इसको भी कोई मीडियम नहीं चाहिए, लॉन्ग डिस्टेंस पे काम करेगा, ये भी लॉन्ग डिस्टेंस पे काम करता है। और लेकिन ये फोर्स वीक है, ये फोर्स है ना वो आपका स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स है। इससे तो वीक है थोड़ा, लेकिन बाकी इन दोनों से क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो ये आपका F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये आपका कूलम्ब्स लॉ है जो आप 12th क्लास में पढ़ने वाले हो। फिर जो नेम आया उसमें देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब तुम्हें ये तो बात पता ही है कि भाई एक वायर में जब करंट फ्लो करता है, 10th में पढ़ के आए हो ना कुछ तो एक वायर में जब करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आई जाता है। मतलब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग चलते हैं, कभी दोनों साथ साथ चलते हैं। जहां इलेक्ट्रिक करंट है, जहां इलेक्ट्रिक चार्ज है, वहां मैग्नेटिक फील्ड अपने आप आ जाता है। तो इसीलिए इसका जो नेम है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसमें जितने भी चीजें आपकी, चाहे वो जनरेटर है, चाहे वो मोटर है, मतलब जितनी सारी चीजें हैं, वो सब चीजें समझने के अंदर आपको ये फोर्स हेल्प करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये भी आपको समझ में आया। इसके बाद आपका लास्ट एंड नेक्स्ट फोर्स आता है, देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एक न्यूक्लियस है वो कैसे स्टेबल रह पाता है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी। एक न्यूक्लियस है ना वो आपका कैसे स्टेबल है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर या तो होते हैं आपके न्यूट्रॉन्स, जिसपे कोई चार्ज नहीं है, और एक होते हैं आपके पास प्रोटॉन, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, आप जानते हैं P+ लिख देता हूं यहां पे। तो न्यूट्रॉन के बीच और प्रोटॉन के बीच और न्यूट्रॉन के बीच जो फोर्स लगता है वो है आपका ये न्यूक्लियर फोर्स, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। ये वाला तो वीक न्यूक्लियर फोर्स था, ये बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। और इस दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में कोई सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका, तो वो है आपका न्यूक्लियर फोर्स। और इसी की वजह से न्यूक्लियस है वो स्टेबल है। आप जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं। और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, सिंपली वो प्रोटॉन्स हैं बेसिकली सारे न्यूक्लियस में है। भाई ये आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ क्या है, सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो इस पोजीशन में तो क्या होना चाहिए, आपका जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा, जो न्यूक्लियस है वो टूट के बिखर जाएगा आपका। और आपके न्यूक्लियस के अंदर ही अगर आप देखो तो प्रोटॉन से सारे
एक प्रोटॉन थोड़ी है, बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, तो उन प्रोटॉन के बीच क्या लगेगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो इस तरह से तो न्यूक्लियस स्टेबल रह ही नहीं पाएगा। लेकिन यहां पे एक और फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो इनको बांध के रखता है। भाई ये बात मानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच लग रहा है, वो उनको रिपेल भी कर रहा है, लेकिन फिर भी वो प्रोटॉन अलग नहीं हो पा रहे। क्यों अलग नहीं हो पा रहे? क्योंकि उनका बाप एक और फोर्स लग रहा है। मतलब बाप मीन्स कह देते ना, जैसे इन द टर्म्स ऑफ इंडिया इज बाप ऑफ पाकिस्तान, मतलब जो भी है। तो वैसे ही उसी के अकॉर्डिंगली आप समझ लो कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना, उसका जो बाप है वो कौन है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, उसका जो बाप है वो कौन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन अलग होना चाह रहे हैं, पर यहां पे उनसे ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच। प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये क्या बात है सर, प्रोटॉन पे पॉजिटिव अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? यही तो बात है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना, न्यूक्लियर फोर्स, ये किसी पे भेदभाव नहीं करता। प्रोटॉन प्रोटॉन में भी अट्रैक्शन होता है, और फिर जो आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन है उसमें भी अट्रैक्शन होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है उसमें भी अट्रैक्शन होता है। तो ये सभी पे इक्वल रूप से समान रूप से काम करता है, और इसी की वजह से न्यूक्लियस है वो बंधा हुआ रहता है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है। अगर ये फोर्स नहीं होता ना, तो प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वाला, और ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते। लेकिन इसने न्यूक्लियस को बांध के रखा है, क्योंकि जो प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स वो रिपेल जरूर कर रहे हैं, पर एक उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियर वाला, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो वो अलग हो नहीं पा रहे। और इस फोर्स की रेंज की बात करोगे तो 10 की पावर -15 मीटर, इतनी इसकी रेंज है, इसके ज्यादा इसकी रेंज नहीं है, क्योंकि बात न्यूक्लियस की हो रही है। ये ऐसे नहीं लगता कि एक ऑब्जेक्ट कहीं रखा है दूसरा कहीं रखा है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो ये दो फोर्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक चार्ज रख दो दूसरा चार्ज कहीं रख दो फिर भी फोर्स लग रहा। ये एक ऑब्जेक्ट को कहां रख दो दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये लॉन्ग रेंज पे काम करते हैं। लेकिन ये जो फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये भी न्यूक्लियर है देखो, और ये एक आपका न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये जो क्या है आप बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे, न्यूक्लियस के अंदर कितना स्पेस होता है तुम जानते ही हो, तो न्यूक्लियस के अंदर ये फोर्स लग रहा है, तो इनकी ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे काम करने वाले फोर्स हैं। और ये फोर्स तो बहुत वीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। अब यहां पे बात आती है कि इन चारों फोर्सेज को हम कंपेयर करेंगे, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो चारों फोर्सेज आपके सामने हैं। अगर मैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को 1 मान लूं, एक मेजरमेंट लेना पड़ेगा ना, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे इनको। तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को 1 मान लेता हूं, 1 मीन्स कैसे, देखो जैसे ये दो मार्कर हैं, सिंपल, एक की हाइट मेरे पास अगर 1 मीटर नहीं, अगर 5 इंच है, तो दूसरे की, वैसे तो ये दोनों मार्कर हैं वो सेम है, लेकिन मान लेते हैं कि एक मार्कर की हाइट थोड़ी बड़ी है और एक की छोटी है, तो मैं दोनों को कंपेयर करके ही तो ये बता सकता हूं कि भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो एक 5 इंच है एक 6 इंच है, तो ऐसा मान लेते हैं कि भाई 5 इंच वाला है वो तो क्या हो गया, अभी छोटा हो गया सिंपल, और जो 6 इंच वाला है वो थोड़ा बड़ा हो गया। तो वैसे ही हमें इन चारों फोर्सेज को अगर कंपेयर करना है, तो इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। तो यहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को मैंने क्या किया, 1 मान लिया। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अच्छा इसकी बात करते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 10 की पावर -39, 10 की पावर -39 इतना हो जाएगा। अच्छा वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए क्या लिख सकता हूं, 10 की पावर -13, 10 की पावर -13, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए लिख सकता हूं 10 की पावर -2। ठीक है, ये मैं देखिए यहां पे सिंपली मैंने क्या किया, इसके लिए 1 लिखा। अब अगर ये 1 है तो ये 10 की पावर -2 है। अच्छा 10 की पावर -2 को कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन और 10 और 20 ऐसे लिख सकते हो। मतलब अगर ये 1 है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, इस 1 का 100वां पार्ट है, मतलब ये इससे 100 गुना कम है। भाई मैं ऐसे कह सकता हूं ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से 100 गुना कम है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 100 गुना ज्यादा है, ये भी मैं कह सकता हूं। भाई ये 1 है और ये इसका 100वां पार्ट है। अच्छा अब यहां देखो 10 की पावर -13, 0 लगाते जाओ, 1 के नीचे यहां पे 13 0 लगा दो। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंपेयर में जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो 10 की पावर -13 है, देखो कितना कम है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है 10 की पावर -39, ये तो भाई बहुत ज्यादा कम हो गया। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि जो ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या है, बहुत वीक है, ये बहुत ज्यादा वीक है। कैसा है, बहुत वीक है।
और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये वीक है लेकिन ग्रेविटेशनल से तो स्ट्रॉन्ग है, और इन दोनों से क्या है, वीक है। और ये वाला फोर्स है वो इन दोनों से तो स्ट्रॉन्ग है, ग्रेविटेशन से वीक न्यूक्लियर फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखो ये आप इसका 100वां पार्ट है, ये तो यहाँ पे 10 की पावर -13 है, -2 ये ओनली, तो ये इससे यहाँ पे क्या है, वीक है, मतलब ये आपका तीसरे नंबर का फोर्स है स्ट्रॉन्ग के अंदर। और फिर आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये आता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। तो ये चारों फोर्सेज का बेसिकली एक कंपैरिजन हो गया कि भाई कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहां पे कंक्लूजन हमारा, मैं जो इतनी देर से आपको बोल रहा हूं वही कंक्लूजन है कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा वीक है और न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और ये चारों फंडामेंटल फोर्सेज हैं, पूरी दुनिया में इनके अलावा कोई फोर्स नहीं है। जितने भी आप फोर्स पढ़ोगे वो इनका ही किसी ना किसी एक का टाइप होगा। अब ये जो फोर्स है वो आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस पे काम करता है, ये हम देख चुके हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे काम करता है, ये हम देख चुके हैं। भाई कितने भी डिस्टेंस पे कोई रखा हो, लॉन्ग डिस्टेंस वाला फोर्स है, यूनिवर्स में कोई भी कहीं भी हो। अब इसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे काम कर सकता है, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे काम करेगा, 10 की पावर -16 मीटर तक काम कर सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस की बात है ना, तो 10 की पावर -14 से 16 मान लो। भाई न्यूक्लियस जितना बड़ा है वहीं पे तो ये आपका फोर्स काम करेगा, तो ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे काम कर सकता है और कुछ पर्टिकुलर जगह पे ही काम करता है। मैंने आपको बताया था एक ऐसा फोर्स है, ये बहुत ज्यादा रेयर फोर्स है, जैसे न्यूट्रॉनों की बात बीटा डीके के अंदर मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। तो वैसा ही, तो बीटा डीके जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो इस फोर्स को भी बहुत अच्छे से समझ लोगे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये भी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे काम कर सकता है, जैसे आप जानते ही हैं। तो इसके लिए भी मैं लिख देता हूं इनफाइनाइट, ये भी आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस तक काम कर सकता है। हाँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत वीक है, आप समझ सकते हो। और उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये भी बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे ही काम करेगा, ये भी बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे, क्योंकि काम कहां पे करना है भी, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच करना है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच करना है, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच करना है, तो वहीं पे काम करना है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, या फिर प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच, या फिर आपका न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच, वहीं पे इसको काम करना है, जो सब कुछ इसको न्यूक्लियस के अंदर ही मिल जाता है। तो इसीलिए ये भी आपका लगभग 10 की पावर -15-14 मीटर तक ये काम करता है। तो ये सारे आपके कुछ थे फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर। और यहां तक आते ही आपका जो फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास फिजिक्स का, वो कंप्लीट हो जाता है। देखो मेरे ख्याल से आपको इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत मजा आया होगा, क्योंकि आप अब पढ़ने क्या वाले हो एक्चुअल में ये आपको पता चल चुका है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि सारे वीडियोज 11th फिजिक्स के अब अपलोड होने वाले हैं रेगुलरली। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।